नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि रेलवे में ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो पूरा इसमें मैं एक ही वीडियो में जो भी रेलवे में ज़्यादातर ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन और साथ में एनटीपीसी और भी जो रेलवे में क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि रेलवे के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी में पूछे गए, सारे आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, एक एक या दो, इसलिए पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके लिए एक रिवीजन वीडियो हो जाएगी। आपको एक मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएगा, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो द्वीप समूहों को अलग करता है। तो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी मैंने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें ये वीडियो मैंने मतलब कि भारत की भौगोलिक स्थिति में ही पढ़ाया था आपको कि जो 10 डिग्री चैनल है ना, ये अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। जैसा कि आप देखिए 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह इसी के बीच में है। जो ये रास्ता है इसी को कहते हैं 10 डिग्री चैनल। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान और निकोबार के किस द्वीप को अलग करते हैं, तो अंडमान का जो सबसे आखिरी द्वीप है यह लिटिल अंडमान और निकोबार का सबसे ऊपर है कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यह लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर भारत का जो सबसे दक्षिण भाग है और ये श्रीलंका है, इसके बीच में जो रास्ता है इसको कहते हैं पाक जल संधि। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में स्थित है। और यह जल संधि पाक की खाड़ी को, ये पाक की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी है, इन दोनों को जोड़ती है। तो अब आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई या लंबाई लगभग कितनी है। पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत की जो चौड़ाई है वो कितनी है या लंबाई, तो 2933 किलोमीटर। अगर बात करें तो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है कि भूगोल के संदर्भ में भारत पूरी तरह से पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो पढ़ाए हुए मैंने, अगर भूगोल में देखो तो जो हमारा भारत है यहाँ पर स्थित है। तो मतलब कि ये दक्षिणी वाला हिस्सा हो गया पूरा और ऊपर उत्तरी हो गया, तो उत्तरी गोलार्ध में। और पूर्वी, इस तरफ पूर्वी देशांतर है, इस तरफ पश्चिमी देशांतर है। पूर्वी देशांतर में तो यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। यहाँ पर गोलार्ध ही लिखा हुआ है, तो उत्तर में है ऊपर की तरफ और पूर्व में है, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध। तो देखिए वैसे भारत जो है यहाँ पर आप देखिए ये रहा, ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध क्योंकि उत्तर में है, पूर्वी देशांतर में है, पूर्व में है और उत्तर में है, तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूँ, जो ये एशिया महाद्वीप है ना, अगर इसमें पूछ लिया जाए तो एशिया के दक्षिण में आप देख रहे होंगे, ये देखें दक्षिण में ऊपर नॉर्थ होता है, तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। और भारत भारतीय महाद्वीप का एक भाग है, जो जिसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारतीय प्लेट में जो हिमालय के हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है, इसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो मैंने एप्लीकेशन पर स्टडी वाइन्स ऑफिशियल ऐप पर पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ा दी है। 52 वीडियोस हैं, पूरे नोट्स हैं और पॉलिटी की ई बुक सब आपको मिल जाएगी 121 में। आप एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। और अगर आपको मॉक वगैरह भी लगाना है ना, तब वहाँ पर टेस्ट पास, एप्लीकेशन पर जाएंगे तो टेस्ट पास होगा, वहाँ पर आप मॉक वगैरह भी लगा सकते हैं। ग्रुप डी के भी, एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम के, स्टेट एग्ज़ाम के, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ई बुक वगैरह भी लेनी है तो आप एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको अपडेट वगैरह और पीडीएफ वगैरह जो पुरानी है यहीं पर अपलोड है। तो अब हम आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो कौन सा ऐसा देश है भारत का पड़ोसी देश
जिसे भारत की सबसे लंबी भूसीमा लगती है, बाउंड्री लगती है, मतलब कि भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी भूसीमा लगती है, और इस पे मैंने स्टैटिक जीके पर वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पढ़ाया हुआ है आपको। तो सीमा रेखा से लगने वाला बांग्लादेश जो है, सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है। बांग्लादेश आपको पता है ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ हमारे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों की सीमा लगती है। और बात की जाए कुल लंबाई की कि कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो भारत की लंबाई किलोमीटर की, भारत की लगभग किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। तो कितने किलोमीटर की बाउंड्री भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर, 97 कह लो, क्योंकि 4096.7 है लगभग। तो इसी तरह पूरे सभी पड़ोसी देशों के साथ मिलाकर कितनी थल सीमा लगती है, थल सीमा की बात की गई है, समुद्री सीमा की नहीं। तो 15,106 किलोमीटर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भारत की लगभग 15,106 किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, जिसमें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ भारत की थल सीमा लगती है। अब आगे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। तो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान कौन सा है, ये ग्रुप डी में पूछा गया था। माउंट आबू, जम्मू, शिमला या द्रास। तो इसका सही जवाब है द्रास। जो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास है। द्रास कहाँ पर है, तो ये लद्दाख के कारगिल जिले का एक शहर है। इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर मतलब लोग रहते हैं, जहाँ पर आवास बनाए हुए हैं, आवासीय स्थान द्रास। तो आगे चलते हैं। तो कर्क रेखा भारत के इनमें से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। तो कौन से राज्य से नहीं गुजरते, ये आपको बताना है। आपको बताना जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राजस्थान। तो ओडिशा से नहीं गुजरती। अगर हम देखें कि किन किन राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ पर आप देखिए भारत में कर्क रेखा जो है ना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको मैप से दिखा देता हूँ, यहाँ से आसानी होगी। यह कर्क रेखा आप जो देख रहे हैं, ये जो गुजरती है, तो किन राज्यों से गुजरती है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यह छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद यह है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से जो है ये सीमा गुजरती है, लेकिन जो हमें ऑप्शन में ओडिशा दिया गया था, तो ओडिशा से नहीं गुजरती। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर ओडिशा है, ओडिशा से नहीं गुजरती। अब आगे देखते हैं कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि कितने भारत के जो राज्य हैं वो नेपाल की बाउंड्री से सीमा साझा करते हैं, नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो 5 राज्य हैं ऐसे। कौन कौन से, तो देखिए सिक्किम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार। और सीमा रेखा की लंबाई नेपाल के साथ हमारी 1751 किलोमीटर है। ये आपको पता है, ये नेपाल है, ये रहा। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, बंगाल 4 और अपना क्या कहते हैं सिक्किम 5। कितने हो गए, 5 हो गए ना, 5 ही लगते हैं। और आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो जो रेड क्लिफ है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। आप यहाँ पर देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ओडरनीस रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। तो रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों, जिन्हें 7 सिस्टर्स ऑफ द इंडिया कहा जाता है, इसमें शामिल नहीं है। तो 7 सिस्टर्स ऑफ द इंडिया में कौन शामिल नहीं है, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो जो सिक्किम है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का तो है, लेकिन मतलब नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आता है, लेकिन ये 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में नहीं आता। अगर आप देखें मैप में, तो 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में कौन से राज्य आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, जब मैप होगा तो यहाँ पर सिक्किम होता है। सिक्किम जो है वो नहीं आता इसमें 7 सिस्टर ऑफ इंडिया में। कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में, आपको पता है कि भारत का जो मैप है सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और इधर पश्चिम में गुजरात है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिम गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। तो सबसे पहले बताइए, सूर्योदय होगा तो पूर्व की ओर सबसे पहले किरणें आएंगी ना,
तो जो पूर्व में सूर्योदय होता है, यहाँ पूछा गया कि जो पूर्व में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है और गुजरात में सूर्य का उदय होता है, तो इनमें कितने घंटे का अंतराल होता है? तो कितने घंटे का अंतराल होता है? तो 2 घंटे का अंतराल होता है इनमें। वैसे जो भारत है वो एक ही मानक रेखा मतलब कि एक ही टाइम ज़ोन प्रेफ़र करता है, एक ही टाइम ज़ोन है भारत में। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में 2 टाइम ज़ोन बन सकते हैं, पर भारत एक ही टाइम ज़ोन फ़ॉलो करता है जिससे टाइम ईज़ी रहता है। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी मुख्य भू-तटरेखा इनमें से किस राज्य में है? तो सबसे लंबी मुख्य भू-तटरेखा इनमें से किस राज्य में? गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो जो सबसे लंबी कोस्टल लाइन है ना, ये गुजरात की है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आप देखेंगे तो गुजरात की जो कोस्टल लाइन है, भू-तट रेखा है, ये 1214 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है, फिर तमिलनाडु आता है, फिर महाराष्ट्र आता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन-सा है? तो वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट पे दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है, आपको पता है। और लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अब बात की जाए इसकी क्षेत्रफल की, तो जो इसकी सतही क्षेत्रफल है ना, ये लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर। और यह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। और वर्तमान में भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ये लद्दाख है। जो अब पहले जो आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य में आता था, लेकिन बाद में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और सबसे छोटा कौन सा है? तो वह है लक्षद्वीप। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ये 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। देखिए, भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर की ओर जो पर्वत श्रृंखला है वो, फिर उत्तर भारत का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप, समुद्री तटीय मैदान और द्वीप। तो इन 6 भागों में भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को बांटा गया है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलती करेंगे। निम्नतम बिंदु पूछा है, दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछा। कि कईयों ने इंदिरा पॉइंट बता दिया होगा कि इंदिरा पॉइंट नहीं। यही तो एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप गलत करें, पर इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुटनाड। तो इसका मतलब क्या हुआ निम्नतम बिंदु? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सारे बता देता हूँ। तो दक्षिणतम बिंदु, जैसे भारत के मैप है, ये सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, आपको पता है। सबसे नीचे मतलब वो इसको हम वो उत्तर कहते हैं, उत्तर, और नीचे को कहते हैं दक्षिण। तो भारत का सबसे ऊपर उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट अंडमान और निकोबार भी तो भारत का ही हिस्सा है ना। तो ग्रेट निकोबार समूह में इंदिरा पॉइंट आता है। सबसे पश्चिम बिंदु जो है पश्चिम की ओर इस तरफ, वो है गोहर मोती, ये गुजरात में आता है। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है। अब निम्नतम का मतलब होता है ऊंचाई के हिसाब से। एक होता है ना कि जैसे ये देश, जैसे भारत तो है, ये भारत में कोई जगह नीचे भी है ऊपर भी है। तो निम्नतम मतलब कि ऊंचाई के हिसाब से। तो निम्नतम ऊंचाई के हिसाब से कुटनाड है, जो कि केरल में आता है। ये सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला मतलब कि भारत का है। ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि ज़्यादातर जब निम्नतम पूछा जाता है तो हम दक्षिणतम मान के चले जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वत माला का आपतिक भाग है? इसका मतलब क्या है? जैसे जो हमारा जितने भी द्वीप है ना, भारत भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जो भी द्वीप हैं, वो पहले किसी न किसी पर्वत श्रृंखला के भाग थे। पर्वत जो आज जैसे हिमालय पर्वत ऐसे, तो वो पानी में डूब गए हैं। अब उनका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो द्वीप बन गया है, उसी पर लोग रहते हैं, आइलैंड बन गया है। तो इसी प्रकार जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है, इमर्जेंट पार्ट है। यानी कि सारा भाग तो नीचे डूब गया है, लेकिन ऊपरी सतह अभी पानी के ऊपर है, पानी की सतह के ऊपर है। तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये किस जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग है? तो ये अराकान योमा, जो कि म्यांमार में आप देखेंगे, इस पर्वतमाला का, इस पर्वत श्रृंखला का ये आपातिक भाग है, इमर्जेंट पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का आपातिक भाग उभरा हुआ भाग है। इन द्वीपों का निर्माण सागर के जल में डूबी पर्वतीय चोटियों के जल के ऊपर आने से हुआ है।
इनमें से कुछ जो छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रियाओं से भी हुई है। और भारत का एकमात्र अगर बात करें सक्रिय ज्वालामुखी की तो बैरन द्वीप है, जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अंडमान और निकोबार कोको चैनल के माध्यम से म्यांमार और ग्रेट चैनल के माध्यम से इंडोनेशिया से अलग होता है। ये आप देख रहे हैं ना, यह है अंडमान आइलैंड, ये वाला। और यही है जो क्या कहते हैं अपना अराकानियोमा के पर्वतमाला है, ये पूरी आप जो देख रहे हैं ये जलमग्न हो चुकी है, इसका ऊपरी सतही भाग है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो जो माउंट आबू है हिल स्टेशन, आपको पता ही है कहाँ पर, ये तो ये राजस्थान में है हिल स्टेशन। और ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो माउंट आबू सिरोही जिले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम स्थित एक हिल स्टेशन है, जहां वर्ष भर सैलानी आते रहते हैं। और माउंट आबू में से 15 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी स्थित है। तो अगला प्रश्न है कि जैंतिया राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है जैंतिया। ये मेघालय की गारो खासी जैंतिया, ये मेघालय की जनजातियां हैं और पर्वत श्रेणी का नाम भी है। तो गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियों का निर्माण मालवा पठार के समान युग में हुआ था। तो अब हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं। और मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है। तो हम पर्वत और चोटी के बारे में पढ़ ही रहे हैं। तो तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब आगे देखते हैं। तो तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, और ये हरिश्चंद्र पर्वत की 2 चोटियों में से एक है। तारामती जो चोटी की ऊंचाई है 1431 मीटर है, जो कि राज्य की 6ठी सर्वोच्च चोटी है। और आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अनामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अनामुडी या अनाईमुडी कहते हैं, ये पर्वत कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है, तो केरल राज्य में स्थित है। तो अनामुडी या अनाईमुडी पर्वत भारत के केरल राज्य में के एर्नाकुलम जिले और इडुक्की जिले में अवस्थित है। अनाईमुडी का अर्थ क्या होता है, मुडी यानी कि मुड़ी कहते हैं ना, मुडी ये सिर होता है, अनाई यानी अन्ना को हाथी, तो हाथी का सिर होता है इसका मतलब। अनाईमुडी प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पर्वत होने के साथ साथ केरल का सबसे बड़ा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8,842 फीट है, और ये इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि इलायची पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो इलायची पहाड़ियां कहाँ पर हैं, गोवा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक या केरल में। तो केरल में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, ये डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो जो डोडा बेटा है, जिसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत। तो किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है ये, तो ये है नीलगिरी पहाड़ियों की। तो डोडा बेटा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे चलते हैं। जो अनायमुडी है ना, ये प्रायद्वीप भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो अगला प्रश्न है कि मासिन राम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान यानी कि वेटेस्ट प्लेस है, और यहाँ स्थित है। वहाँ पर आपको पता है कि लगातार बारिश होती रहती है। तो ये कहाँ पर है, लगातार का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे बारिश होती रहती है, पर दिन ये ऐसा नहीं है कि बारिश ना हो, वहाँ पर बारिश होती रहती है। तो वेटेस्ट स्थान है, वेटेस्ट प्लेस है, ये कहाँ पर है, महादेव पहाड़ियाँ, लुशाई पहाड़ियों, राजमहल पहाड़ियों या खासी पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब है खासी पहाड़ियों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। मासिन राम भारत के मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों में चेरापूंजी से 15 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, और यह पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान या सर्वाधिक बारिश वाली जगह माना जाता है। और यह विश्व में प्रथम सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जबकि दूसरे नंबर पर चेरापूंजी आता है। तो सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर, कहाँ पर, मासिन राम, और दूसरे नंबर पर चेरापूंजी आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं। तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियां आपको बतानी है किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या ओडिशा। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां ओडिशा राज्य के गजपति जिले में स्थित हैं। तो आगे चलते हैं कि छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो छोटा नागपुर पठार कर्नाटक में है, झारखंड, असम या राजस्थान। ये झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कॉलम ए में दी गई पर्वतमालाओं और कॉलम बी में दिए गए राज्यों का सही मिलान करें। तो यहाँ पर पर्वतमाला दी गई है, यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, आपको इनका सही मिलान करना है। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पर है, आपको पता है ये एक राजस्थान में है। तो ए का हो गया 3, आप यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेंगे ना, ए का 4, ए का 4, ए का 4, ये तो तीनों ऐसे ही कैंसिल हो गए।
तो ऑप्शन डी ही बचा। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सब देख लेते हैं। एग्जाम में तो आप जैसे आपको पता लगा कि ए का 3 है, बाकी ऑप्शन में ए का 4 है, तो यही सही हो गया। तो ए का 3 हो गया। उसके बाद क्या है, विंध्य पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। तो बी का क्या हो गया, बी का हो गया 4। उसके बाद पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट आपको पता है कि साउथ में केरल और कर्नाटक वाली जो सीम है वहां पर केरल और कर्नाटक, तो सी का 2। अब बचा एक ही हिमालय पर्वतमाला, तो ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है, तो डी का 1 ये इसका सही जवाब होगा। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अरावली पर्वतमाला राजस्थान, विंध्य मध्य प्रदेश, पश्चिम घाट केरल और कर्नाटक, और हिमालय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कहाँ पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये सिक्किम में है कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की। और तथा यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका कुछ हिस्सा नेपाल में तथा कुछ हिस्सा भारत के सिक्किम में पड़ता है। जबकि जो गोडविन ऑस्टिन है ना, केटू, ये पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्या पूछा गया था कि डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो सिक्किम। तो अगला प्रश्न क्या है कि हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जो हिंदू कुश पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी है तिरचमीर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर है। और हिंदू कुश का विस्तार पीओके से लेकर अफगानिस्तान तक है, और यह हिमालय की उपशाखा के रूप में भी जानी जाती है। तथा पामीर का जो पठार है इससे ये मिला हुआ है हिंदू कुश पर्वत। तो धूपगढ़ डैश पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, ये सतपुड़ा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। नीलगिरी पहाड़ी की, क्योंकि ऑप्शन में दिए हुए हैं ना चारों, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। तो अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु का नाम क्या है। अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में, आपको पता है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी, माउंट एवरेस्ट, ये सबसे ऊंची चोटी है। नंबर 2 पर आती है केटू, जिसे गोडविन ऑस्टिन कहते हैं। और नंबर 3 पर आती है कंचनजंगा, जो कंचनजंगा मैंने पढ़ा ना भारत वहाँ सिक्किम में है, तो केटू ये दूसरे नंबर पर आती है। अगला प्रश्न है, तो देखिए हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू, और यह विश्व की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और यह हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है कि रायसीना हिल कहाँ पर स्थित है। रायसीना हिल आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो पहला कथन है कि ये वह स्थान है जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बनाया था। नहीं, ये गलत है। यह श्रीनगर में स्थित है रायसीना हिल, तो ये भी गलत है। यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, तो हाँ, रायसीना हिल पर ही राष्ट्रपति भवन बना है। अरावली श्रेणी का हिस्सा है रायसीना हिल। और यह कन्याकुमारी में स्थित एक चट्टानी संरचना है जहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा, ये तो गलत है। तो राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, रायसीना हिल पर ही राष्ट्रपति भवन बना है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो रायसीना हिल्स वह जगह है जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, और यह अरावली पहाड़ी का ही उत्तरी विस्तार है, मतलब कि अरावली पहाड़ी का ही विस्तार है। और राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास व कार्यालय राष्ट्रपति भवन में ही स्थित है। रायसीना हिल्स के निकट अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में संसद भवन, इंडिया गेट, रेल भवन, उद्योग भवन, वायु भवन, कृषि भवन और सेना भवन आदि आते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तोदा बेटा, मुलायनागिरी, कलसुबाई या अनायमुडी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी, और यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है। कंचनजंगा ये हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है, गलत। माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, नहीं। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, वो तो केटू है। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, वही तो है कंचनजंगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तो माउंट कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। जितने भी दर्रे हैं ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप वीडियो जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में सब वीडियो फ्री पढ़ी हैं, पूरा कंटेंट फ्री पढ़ा हुआ है। तो रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है ये अपना है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश के में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। यह मनाली को लेह से जोड़ता है। और अगला प्रश्न है कि डैश नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं और इस प्रकार गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। ग्रुप डी में ये पूछा गया था। तो बेसिकली ये पूछा गया, जब बाढ़ आती है ना, बाढ़ में क्या होता है, जब नदी है वो जहाँ से अब पानी बह के आ रहा है तो वहाँ जिस जो भूमि है, ऊपर की जो मिट्टी है, जो गाद है, उसको भी तो कचरा है वो भी बहा के लाएगा ना। और जहाँ पर दूसरी भूमि पर जहाँ पर बाढ़ आई हुई है वहाँ पर उसकी जो भूमि है उसके ऊपर वो मिट्टी का जो ऊपरी परत है यहाँ से जो बह कर आई है वो उसके ऊपर आ जाएगी। तो उसको क्या कहा जाता है, और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। तो इस क्योंकि नवी नवी मिट्टी आ रही है, काफ़ी उपजाऊ होती है, कृषि के लिए आदर्श होती है। तो इन मैदानों को क्या कहा जाता है, जिन मैदानों पर ये मिट्टी आई है उसको कहा जाता है खादर। कौन सा? खादर मैदान। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। खादर नामक बाढ़कृत मैदानों के नए ताजे निक्षेप लगभग प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत होने के कारण उपजाऊ होते हैं। और जो पुराना होता है, पुराना जलोढ़ मृदा को उबांगर कहा जाता है और नए को खादर कहा जाता है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत के किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है? तटीय मैदान है, ये प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तरी मैदान है, या हिमाचल की पर्वतमाला है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ऑप्शन बी। हमने पढ़ा था ना, भारत को 6 उसमें बांटा गया, हिस्सों में बांटा गया है। तटीय मैदान है, उसमें हिमालय श्रृंखला है, ये सब तो प्रायद्वीपीय पठार में आता है ये। ये देखिए, बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार भारत को प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। तो अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, इसको क्या कहते हैं? असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय, पंजाब हिमालय, कश्मीर व हिमाचल हिमालय। इसे कहते हैं असम हिमालय। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो देखिए, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय, देखिए पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला है यहाँ से यहाँ तक। तो सिंधु नदी से सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय से पंजाब हिमालय कहते हैं। यहाँ पर आपको पता है पंजाब आता है, पंजाब हिमालय कहा जाता है। और सतलुज नदी से काली नदी, ये काली नदी हिमालय और सॉरी नेपाल जो है ना, नेपाल की जो बाउंड्री इधर काली नदी है, तो सतलुज और काली नदी के बीच में आता है कुमाऊं हिमालय कहते हैं इसे। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। ठीक है। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र में दिहांग नदी है, जो अभी तो हमसे पूछा भी गया था ना प्रश्न पीछे, कौन सा? अभी यही पूछा गया था कि देखिए तीस्ता और दिहांग नदी, तो हमने असम हिमालय टिक किया ना, तो यही तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आता है असम हिमालय। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने सारे टॉपिक इसीलिए कवर कर दिए हैं और सारे रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगला प्रश्न है कि उत्तरी मैदान हिमालय के डैश में स्थित है। तो जो भारत के उत्तरी मैदान है ये हिमालय के कहाँ पर स्थित है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में? लगता होगा कि उत्तर में है क्योंकि लिखा उत्तरी मैदान। नहीं, भारत के ऊपर ये जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला जा रही है तो जो मैदान है ना, मैदान इस तरफ है, नीचे है। तो हिमालय के दक्षिण में हुआ ना, ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं। तो हिमालय के दक्षिण में मैदान आते हैं। ऊपर तो पर्वतीय एरिया है भारत के ऊपर की तरफ, नीचे मैदानी एरिया है ना। तो हिमालय के किस ओर आएंगे? दक्षिण की ओर। इसलिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि यहाँ पर कंफ्यूज हो। तो उत्तरी मैदान हिमालय के कहाँ में स्थित है? ये इसको हटाइए, उत्तर में नहीं है, ये है ना कहाँ पर? दक्षिण में स्थित। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो नदी द्वीप पूछा गया है, तो ये है माजुली द्वीप, ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम में स्थित है। ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट इनमें से किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो जो इंदिरा पॉइंट है ये किस द्वीप के, जो भारत का सबसे, हमने पढ़ा था दक्षिणतम बिंदु है ना, ये किस द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियां कुल्लू घाटी के द्वारा जुड़ी हुई हैं। कौन सा दर्रा इन्हें जोड़ता है ये आपको बताना है। तो इन्हें जोड़ता है अपना रोहतांग दर्रा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो देखिए, रोहतांग दर्रा लाहौल और स्पीति घाटियों को जोड़ता है, नाथुला दर्रा सिक्किम को, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और मायाली दर्रा उत्तराखंड को। तो अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियां में शामिल नहीं है? तो भारत और चीन के बीच में दर्रे आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं, यहाँ दर्रे लिखा हुआ है, दर्रे नहीं है, दर्रे होते हैं ये, दर्रे, दर्रे। तो बिंदी लगा दिया, दर्रे हो गए।
तो जो दर्रे होते हैं, मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, दर्रों का काम क्या होता है, जैसे दो पहाड़ हैं या दो पर्वत हैं, उनके बीच में जो रास्ता होता है ना, बनाया जाता है, उसी को दर्रा कहा जाता है। तो भारत और चीन के बीच में यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 3 ऐसे दर्रे हैं जो भारत और चीन को जोड़ते हैं, तो जहाँ पर मतलब दोनों देशों की जाँच जो चौकियाँ होंगी, लेकिन एक ऐसा दर्रा है जो भारत का अपना ही है, अंदर ही है, वो किसी दूसरे देश के साथ, मतलब कि चीन के साथ नहीं है। वहाँ पर पूछा गया ना, इनमें से कौन सी भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जाँच चौकियों में शामिल नहीं है? तो इनमें से लिपू लेक तो है, नाथुला भी है, शिपी भी है, खैबर दर्रा नहीं है, दर्श लिख दिया हुआ है, खैबर दर्रा। तो टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ लेना, वो गलत टाइप हो गया है। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो लिपू लेक दर्रा है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भारत को तिब्बत से होते हुए व्यापारिक मार्ग में जोड़ता है। तो तिब्बत पर आपको पता ही है कि चाइना ने कब्जा कर लिया हुआ है, अपने देश में शामिल कर लिया हुआ है। तो उत्तराखंड और तिब्बत और नाथुला दर्रा आपको पता है सिक्किम, और सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत से, और शिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये आपको बताना है। आसान है, बहुत बार पूछा भी गया है। नाथुला दर्रा है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो दिफू दर्रा स्थित है अपना यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें कहाँ दिया हुआ है? हिमाचल हिमालय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो बोलन दर्रा है अपना पाकिस्तान में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अपना पाकिस्तान बोल रहा हूँ मैं, चलो अपना ही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो बोलन दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। यह दर्रा पश्चिम पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एक प्रमुख दर्रा है। तो अब झील प्रपात के बारे में पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। तो ये सब पढ़ाया हुआ है ना मैंने आपको, झील अभी लेटेस्ट वीडियो डाली हुई है जो मैंने अपना स्ट्रेटेजी के, उसमें मैंने आपको झीलों के बारे में पढ़ाया था। तो एक उल्का पिंड टकराने के कारण एक झील बनी थी, उसका निर्माण हुआ था, उसका नाम क्या है? तो लोनार झील। और ये है कहाँ पर, ये बताइए? महाराष्ट्र में है। तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? कोलेरू झील जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आंध्र मतलब अंधेरा, अंधेरे और कोलेरू को काले से रिलेट करना था कि अंधेरे में सब काला काला दिखाई पड़ता है। और आंध्र को आप अंधे से भी रिलेट कर सकते हैं कि अंधे व्यक्ति को सिर्फ काला काला दिखाई पड़ता है, कोलेरू झील। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर है? किस क्षेत्र में स्थित है? रेगिस्तान क्षेत्र में, कृष्णा डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, या महानदी डेल्टा में? तो महानदी डेल्टा में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कौन सी? ये चिल्का झील है। और यह झील है कहाँ पर? तो ओडिशा राज्य में महानदी डेल्टा पर अवस्थित है। और भारत की सबसे बड़ी अंतस्थलीय, अंतस्थलीय मतलब इनलैंड, जो एक होता है कि चिल्का झील जो है, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में हो जाएगा। मतलब कि जैसे भारत के जो भूमि उसके बीच में है और एक तटीय रेखा पे है, तो अंतस्थलीय मतलब भूमि के बीच में। तो यह है अपनी राजस्थान में सांभर झील। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील पर कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं, उनका नाम क्या है, उसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजहंस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेगून झील है। और सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पे कुछ प्रवासी पक्षी आते हैं। राजहंस को आकर्षित करने वाला यह सबसे बड़ा मैदान होने के साथ यह पौधों और जानवरों की कई संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थान है। तो अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसमें मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक, पुलिकट, डल, कोलेरू झील। तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए, वो है लोकटक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ये पूर्वोत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और आपको पता होगा कि लोकटक झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान यानी कि पार्क है, नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो अगला प्रश्न है कि सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमगो आती है सिक्किम में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक यानी कि नेचुरल मीठे पानी की झील है? तो कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो यह है वूलर झील। ये झीलों के बारे में मैंने पढ़ाया था। और मीठे पानी का मतलब ये नहीं कि उसमें शक्कर घुली हुई है, चीनी घुली हुई है। मीठे पानी का मतलब है जिस पानी को आप पी सकते हैं, मीठा पानी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सांभर झील कहाँ पर है? तो कहाँ पर है सांभर झील, बताइए? यह है राजस्थान में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
और भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चिल्का झील। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग-अलग झरने हैं? ये मैंने जलप्रपात वाली वीडियो में आपको बताया था ना कि एक झरना है, उसके 4 भाग हैं। मतलब कि 4 धाराएं गिर रही हैं, उनका नाम अलग-अलग रख दिया है, एक झरना एक ही है। एक का नाम राजा रखा हुआ है, एक का रानी, एक का रॉकेट और एक का रोरर। ये किस जलप्रपात के झरने मतलब इसका भाग है? तो जोग जलप्रपात जो है, उसके ये पार्ट है। अगला यहाँ पर आप देखिए जोग जलप्रपात ये है कहाँ पर है? ये बहुत बार पूछा गया था, कर्नाटक में है। तो डल झील भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो डल झील है ना, गुजरात में है? नहीं, यह है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो बांग्लादेश में प्रवेश, अब नदियों पर आ गए हम। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में जैसे वो एंटर करती है तो उसे जमुना नदी कहते हैं? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। इसे बांग्लादेश में जमुना, यमुना नहीं जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो देखिए जो अपन ने कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी ना। ये जब चीन से निकलती है तिब्बत से तो वहां पर इसे सांगपो नदी कहते हैं। उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, इसे दिहांग कहते हैं, दिहांग नदी। असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। और जब ये बांग्लादेश में चली जाती है ना, उसके बाद ये समुद्र में चली जाती है तो इसे जमुना नदी कहा जाता है। बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है ना, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। तो ब्यास नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जो 5 नदियां हैं पंजाब की ओर बहती हैं, आपको पता है। इन पर अभी लड़ाई भी चल रही है ना, भारत और पाकिस्तान की। भारत ने जो पानी के लिए जो संधि थी, सिंधु जल समझौता, अभी अभी के लिए पोस्टपोन किया हुआ है। तो ऑप्शन बी ब्यास नदी इसकी सहायक नदी है। पारी दोआब निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? दो आब का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए आब का मतलब होता है पानी या नदी। नदी समझ लीजिए, आब का मतलब होता है नदी। और दो का मतलब दो। तो दो नदी के बीच के भाग को, जहाँ दो नदियां मिल रही हैं या उसके बीच के मिल नहीं रही हैं, बस जैसे एक ही नदी मान लीजिए ये है और ये दूसरी नदी है, इसके बीच में जो एरिया है इसको कहा जाता है, कुछ नाम से पुकारा जाता है, जैसे बारी। तो इसके नाम में है बा यानी कि ब्यास और रावी। तो ब्यास और रावी के बीच में जो हिस्सा होगा, क्षेत्र होगा, उसे बारी दोआब कहा जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब आपको आसान हो गया। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपसे पूछा है चा दोआब किसके बीच में आता है? तो चा चिनाब, चा झेलम। रचना, तो रा से रावी और चना से चा वाला चिनाब। विष्ट, तो ट सतलुज, स विष्ट, सत सतलुज और व व्यास। तो इस प्रकार दोआब का नाम रखा गया है। पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदियां हैं? तो सहायक नदी पूछा गया कि पूर्णा और गिरना, ये जो दो सहायक नदियां हैं, ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो पूर्णा और गिरना नदी ताप्ती की सहायक नदियां हैं। ताप्ती की अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे पंजारा, वागुर, बोरी और अनर। अगला प्रश्न है कि लोकपावनी और भवानी, तो नाम है नदियों के, लोकपावनी और भवानी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये ना गोदावरी, महानदी, कृष्णा या कावेरी? तो ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो लोकपावनी और भवानी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी की अन्य सहायक नदियां भी हैं, जैसे हेमवती, अकारवती, लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी और अमरावती नदी। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि दक्षिण भारत की पेन्ना नदी, पेन्ना जो नदी है, ये निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? तो जो पेन्ना नदी है ना, ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पेन्ना नदी कर्नाटक के नंदी दुर्ग पहाड़ियों से निकलती है। नंदी दुर्ग पहाड़ियां और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और पापाधनी, चित्रावती नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो अगला प्रश्न है कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, यही हमको बताना है। तो घाट प्रभा इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। पहले ही कथन गलत हो गया। तो घाट प्रभा किसकी सहायक नदी है, अभी हम बताते हैं। पहले बाकी के कथन देख लेते हैं। तो पहले तो ये कथन गलत है, तो यही पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, ये तो गलत है। यह पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है, ये सही है। इसका जल निकास बेसिन आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों को कवर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। तो जो घाट प्रभा नदी है ना, ये इसकी सहायक नदी नहीं है,
कर्नाटक में ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है पहली बात तो, और ये कर्नाटक में प्रवाहित होती है। विकल्प ए गोदावरी से संबंधित नहीं है। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले से में त्र्यंबक पहाड़ी से होता है, और इसका जो प्रमुख सहायक नदियां पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजरा इसकी सहायक नदियां हैं। तो सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी या गंगा? तो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। तो सोन नदी गंगा नदी तंत्र से संबंधित है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है। तो ये गंगा की प्रमुख दक्षिण सहायक नदियों में से एक है और बिहार के पटना जिले के समीप गंगा में जाकर ये मिल जाती है। तो अगला प्रश्न है कि बिहार का शोक के रूप में जाने जाने वाली नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है, यानी कि इसके कारण बिहार में हर साल बाढ़ आती है। ये कौन सी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए का सही जवाब होगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो बिहार का शोक तो कोसी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? अभी टाइप कीजिए तुरंत कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? नर्मदा, गोदावरी, पेरियार या तापी? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ी से हुआ है और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी नहीं है वो आपको बताना है। तो केन ये तो है, गंडक नहीं है, बेतवा भी है, चंबल भी है। तो गंडक इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो देखिए गंडक नदी यमुना की सहायक नदी है, बल्कि किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है, और गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रसिद्ध माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो जो माजुली द्वीप है ना, ये है अपना ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो प्रसिद्ध माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम यानी कि ओरिजिन भारत में नहीं है? कोयल, सांक, ब्रह्मपुत्र और ब्राह्मणी। तो सीधा ही है ब्रह्मपुत्र, आपको पता है तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती तो है पर इसका ओरिजिन तो भारत में नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चेमायुडुंग नामक हिमालय यानी ग्लेशियर से हुआ है, और यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गोदावरी, लूनी, साबरमती या कृष्णा? अरब सागर आपको पता ना, मान लीजिए भारत है तो इस तरफ है अरब सागर, तो इस तरफ के जो सागर को अरब सागर कहते हैं, गुजरात के पास जो नीचे ना अरब सागर। तो गोदावरी, लूनी, साबरमती और कृष्णा। तो इधर आपको पता है साबरमती जो नदी है ना, ये अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखिए दो भागों में बांटा गया है, एक है अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी आपको पता है इस तरफ है और अरब सागर इस तरफ है। तो एक बंगाल की खाड़ी की तरफ गिर रही हैं कुछ नदियां, और कुछ नदियां जो हैं ये अरब सागर में गिर रही हैं। तो अरब सागर में जो गिरने वाली मुख्य नदियां हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, एक होगी साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, माही, पेरियार, मांडवी, जुआरी, ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो प्रमुख नदियां पूछी जाती हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी और वैतरणी। और उल्लेखनीय यह है कि लूनी जो नदी है ना, ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर में स्थित नाग की पहाड़ियों से होता है, लेकिन ये नदी जाकर मतलब विलीन हो जाती है, समुद्र में नहीं जाती, ये अंदर ही जाके जमीन में विलीन हो जाती है। तो अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली में से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दादरा और नगर हवेली यहाँ से बहने वाली एक प्रमुख नदी है, उसका नाम है दमन गंगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। दमन गंगा नदी का उद्गम सह्याद्री पर्वत श्रेणी के निकट अंबे गांव यानी कि नासिक जिले से हुआ है, और इसका अपवाह क्षेत्र 2318 वर्ग किलोमीटर है, और यह महाराष्ट्र, गुजरात, केंद्र शासित महाराष्ट्र से तो निकलती है, फिर गुजरात, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव से होकर प्रवाहित होती है। तो उसके बाद और दमन के निकट यह अरब सागर में मिल जाती है।
और निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है सिमसेंग, सोमेश्वरी, कलपोंग या उमखरा। आप देख रहे हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, और ये प्रश्न अब रिपीट होते ही आपको पता है। तो कलपोंग इसका सही जवाब होगा। जो कलपोंग है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती हुई नदी है। तो अगला प्रश्न है, अब नदी घाट परियोजनाएं पढ़ लेते हैं, यानी कि बांध वगैरह। तो दुनिया का सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बड़े बांधों में से एक है, तो नदी भी बड़ी होनी चाहिए, तो महानदी पर। तो ऑप्शन सी महानदी पर बना हुआ है। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी अमरकंटक के दक्षिण में छत्तीसगढ़ राज्य से बस्तर की पहाड़ियों में सिहावा के पास से निकलती है। और इसी पर दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीराकुंड बांध बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डैश पर किया गया है। गुजरात में कहाँ पर किया गया है? किस नदी पर किया गया बेसिकली? तो नर्मदा नदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ गुरुत्व बांध है, ग्रेविटी बांध है। तो निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध, कोयना बांध, टिहरी बांध या रिहंद बांध? तो जो उत्तराखंड का टिहरी बांध है ना, ये अपना बनाया गया है गंगा नदी पर। और बाकी चमेरा बांध जो है आप देखेंगे ये रावी नदी पर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। कोयना बांध कोयना नदी पर बना है, महाराष्ट्र में है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर बना है, उत्तर प्रदेश में है। रह गया था टिहरी बांध, ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। तो भागीरथी नदी पता है आपको कि गंगा नदी, देखिए देवप्रयाग जगह है उत्तराखंड में, वहां पर भागीरथी नदी और एक तरफ अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आकर मिलती हैं देवप्रयाग में। तो वहीं से इसको गंगा कहा जाने लगता है। पहले जो गंगा नदी है ना, देखिए दो धाराएं आती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। ये दोनों आकर मिलती हैं एक जगह पर, उसे कहते हैं देवप्रयाग। वहां पर जब मिल जाती हैं तो एक नदी बन जाती है, तो उसी को कहा जाता है गंगा। तो भागीरथी आप गंगा समझ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में भागीरथी तो दिया नहीं हुआ है, गंगा नदी पूछा गया है, तो यही टिहरी बांध आता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोदावरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या झेलम? तो भाखड़ा नांगल जो बांध है ना, ये सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, देखिए जो प्रमुख बांध है जो भाखड़ा नांगल बांध है ना, ये सबसे भारत का ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, याद रखिएगा। बाकी कुछ बांधों की सूची देख लेते हैं। तो जो टेहरी बांध है भागीरथी नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी महानदी पर, सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है, उरी बांध झेलम नदी पर बना है, बगलिहार बांध चिनाब नदी पर बना है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। तो अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो गांधी सागर बांध है ना, ये अपना है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो जायकवाड़ी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? आप देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना है, यहाँ से बिजली मिलती है, ये आपको बताना है कि किस नदी पर बनाई गई है। ये बनाई गई है सिंधु, कावेरी, गोदावरी, गंगा। तो ये गोदावरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो जो इडुक्की बांध है ना, ये किस नदी पर बना है? महानदी, कृष्णा, घटप्रभा या पेरियार? तो इडुक्की जो बांध है ये बना है पेरियार नदी पर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए हीराकुंड बांध महानदी पर है, लाल बहादुर शास्त्री बांध जिसे अलमट्टी बांध कहते हैं ये कृष्णा नदी पर है, और राजा लखमगौड़ा बांध जिसे हिडकल बांध कहते हैं घटप्रभा नदी पर है। तो बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब कि यहाँ पर बांध और उसका बताया गया है राज्य कौन सा मेल नहीं खा रहा है, सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो स्टेनली जलाशय तमिलनाडु में है, हाँ यह है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। शांति सागर केरल, ये गलत है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। तो शांति सागर है ना, ये केरल में नहीं है, शांति सागर कर्नाटक में है। जैसे देखिए स्टेनली जलाशय तमिलनाडु राज्य में है, गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में है, शांति सागर कर्नाटक में है, केरल में नहीं। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दुल्हस्ती पावर स्टेशन जो है ना, ये किश्तवाड़ इस जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, सही है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, ये भी सही है। टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं, ये तो उत्तराखंड में है। हीराकुंड बांध ओडिशा, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्या कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो टिहरी बांध महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तराखंड में है।
तो उकाई बांध का निर्माण डैश नदी पर किया गया है। तो उकाई बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा? इसका सही जवाब होगा ताप्ती। ताप्ती नदी पर उकाई बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि तिपाई मुख बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो तिपाई मुख, आपने तो पहली बार हो सकता है नाम ही सुना हो कि तिपाई मुख बांध भी है, पर ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो मणिपुर में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो तिपाई मुख बांध मणिपुर राज्य में बराक नदी पर स्थित है और इस बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण और पन बिजली यानी कि पानी से बिजली उत्पादन करना है। तो अगला प्रश्न है कि अलमट्टी बांध का निर्माण बहुत बार पूछा गया है। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो अलमट्टी बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कर्नाटक के बीजापुर जिले में कृष्णा नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है अलमट्टी बांध। तो अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद निम्नलिखित कौन सी मिट्टी इस क्षेत्र को चाय और कॉफी की कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है? तो चाय और कॉफी के लिए पहली बात तो कौन सी मिट्टी है जो आपको पता है जरूरी होनी चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए, और दक्षिण भारत में कौन सी मिट्टी है जहां पर ये चाय और कॉफी की कृषि के लिए इसे उपयुक्त बनाती है पहाड़ी क्षेत्र? तो है लेटराइट मिट्टी। भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो लेटराइट मिट्टी। तो लाल और पीली मिट्टी और कुछ हिस्सों में आसानी में पाई जा सकती है। तो लाल और पीली मिट्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ में आसानी से पाई जा सकती है। तो लाल और पीली मिट्टी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में और मध्य गंगा के मैदानों में दक्षिण भाग के आसानी से पाई जा सकती है। तो अगला प्रश्न है कि भारत में पाई जाने वाली निम्न में से किस प्रकार की जो मृदाएं हैं ये देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग में मौजूद है। यानी कि भारत में जो भारत का क्षेत्रफल है उसके 40% भाग में, यानी कि सबसे ज्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यही हम कह सकते हैं 40% भाग है। तो यह जलोढ़ मृदा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो जलोढ़ मृदा उस मृदा को कहते हैं जो जल द्वारा बहाकर लाई जाती है और अन्य क्षेत्रों में जमा हो जाती है, और भारत के 40% भाग पर यही मिट्टी पाई जाती है और यह उपजाऊ मिट्टी होती है। और भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी कपास के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो काली मिट्टी की एक विशेषता यह है कि यह नमी को अधिक समय तक बनाए रखती है, और इस मिट्टी को कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि कपास की जो कॉटन होता है ना, कपास के लिए काली मिट्टी पे अच्छी होती है, उसकी फसल कपास जो होता है कॉटन होता है काली मिट्टी पे ही होता है, इसलिए अच्छी मानी जाती है। इसीलिए इसे कपास मिट्टी और रेंगुर मिट्टी कहते हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी में आ भी गया प्रश्न, कपास का उत्पादन अच्छा होता है, तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि जो मैदान है, नदी के द्वारा जब बाढ़ आती है या पानी द्वारा कुछ मिट्टी लाकर बिछा दी जाती है, तो पुराने जो जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि पहले ये भी तो मिट्टी जल जल के द्वारा पानी के द्वारा बहाकर लाई गई थी, तो इसे जलोढ़ मिट्टी ही कहेंगे। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। तो मैदान में इनको बांगर कहा जाएगा, और जो नई जलोढ़ मिट्टी आएगी उसे कहा जाएगा खादर। तो बांगर कहा जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मृदा को बांगर मृदा कहा जाता है, और बांगर की मिट्टी में रेत और कंकर पाए जाते हैं, और बांगर मृदा मैदान की ऊंची सतह पर पाई जाती है, और जो नवी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहा जाता है। तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो बारिश के बाद आपको पता है ना कि मिट्टी में एक सौंधी खुशबू आती है, और मुझे तो अच्छी लगती है, बहुत से लोगों को अच्छी लगती है वो मिट्टी की जो सौंधी खुशबू होती है। तो उसे क्या कहते हैं? उसका नाम है भाई साहब, ऐसे नहीं है, उसका नाम रखा गया है। क्या है? पेट्रिचर, टेम्पस वर्नम, ब्रोची या इर्दा? तो उसे कहते हैं पेट्रिचर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। पेट्रिचर क्यों है? तो बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को पेट्रिचर कहते हैं। शुष्क मृदा के दौरान कुछ पौधों द्वारा निर्मित तेल से उत्पन्न गंध मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और जो बारिश के दौरान जियोम्स्मिन नामक कार्बनिक यौगिक तथा एक्टिनोबैक्टीरिया के साथ हवा में मुक्त किया जाता है, जिससे गीली मिट्टी द्वारा एक विशेष सुगंध का उत्सर्जन होता है, जिसे पेट्रिचर कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है कि भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या होता है? तो आपको पता है कि भारत में लाल मिट्टी भी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी होने का कारण क्या है? वहां पर खून बहा, इस कारण वो मिट्टी लाल नहीं हुई है। खून बहने के कारण, खनिज के कारण, कौन सा खनिज है जिसके कारण, उस खनिज की उत्पत्ति के कारण मिट्टी में उसका रंग लाल हो जाता है? वो है फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। लाल मिट्टी का जमाव पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है, और इसमें धातुओं एवं खनिजों की अधिकता होती है।
जिनमें लोह तत्व फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिना तथा चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और फेरिक ऑक्साइड के कारण ही मौजूदगी के कारण ही मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो आगे कृषि एवं पशुपालन कि भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। जो भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है ना, ये पंजाब हरियाणा का मैदानी जो भाग है ये है, इसको गेहूं उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा मतलब कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा गेहूं होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। और इसे श्वेत क्रांति मतलब दूध, जिसे श्वेत क्रांति किसे कहते हैं पहले ये बताइए ना। जो दूध उत्पादक, दूध वाले को श्वेत क्रांति कहा जाता है। तो रबी और खरीफ होती है, इसमें मौसमों के बीच एक छोटा मौसम कहा जाता है। तो रबी और खरीफ आपको पता है ना, फसलें और मौसम, इनके बीच में रबी और खरीफ के बीच में एक मौसम होता है, उसे कहा जाता है जायद मौसम। अभी समझाता हूँ आपको। तो भारतीय जलवायु की विशेषताओं के आधार पर यहाँ को जो फसल है ना, इन्हें 3 फसली मौसम पाए जाते हैं भारत में, रबी, खरीफ और जायद। रबी जो है ये नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च अप्रैल के बीच में, और इसमें कौन सी फसलें होती हैं? तो गेहूं, चना, मटर, सरसों होती है। और खरीफ जो मौसम होता है, फसलें होती हैं उसमें मई जून से सितंबर अक्टूबर तक, और इसमें फसलें होती हैं धान, बाजरा, मक्का, मूंगफली और चना, और इनके बीच में आता है जायद। अप्रैल से जून के मध्य ककड़ी, खीरा, ये जो तरबूज, खरबूज, सब्जियां, ये सब इसमें पाई जाती हैं। तो चमड़ा कोको का संबंध किस रंग की क्रांति से है? तो चमड़ा क्रांति, चमड़ा की जो कौन सी क्रांति से संबंध है चमड़ा? तो यह है भूरी क्रांति। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। भूरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? चमड़ा। स्वर्ण क्रांति बागवानी फसलों के उत्पादन से। धूसर क्रांति यानी उर्वरक के से। काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयले से। अगला प्रश्न है कि एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित हैं? जो एम एस स्वामीनाथन है ना, जैसे वर्गीज कुरियन है, वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म को भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया था, और इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई थी और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-7 में हुई थी। तो विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय नॉर्मन नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हरित क्रांति लेकर आए हैं नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में लेकर कौन आए हैं? तो भारत में लेकर आए हैं एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का श्रेय जाता है वर्गीज कुरियन को, और ये दूध के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो होती है इसका संबंध फार्मास्यूटिकल, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन यानी कि जिनसे तेल निकलता है उनसे संबंधित है। तो रजत क्रांति, अब रजत क्रांति यानी कि सिल्वर, इसका संबंध किससे है? तो अंडे के उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, हरित क्रांति कृषि उत्पादन। तो भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो धान की फसल में पाया जाने वाला भारत में प्रमुख खरपतवार है बार्नयार्ड ग्रास, जिसे कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है एकिनोकोलोवा क्रुसगेली। अगला प्रश्न देखते हैं, यही है अगला प्रश्न है कि तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को कौन सी क्रांति कहा जाता है? तो तिलहनों की बुवाई, तेल तेल और तेल आपको ज्यादातर सरसों का तेल याद आता है दिमाग में, तो पीली क्रांति। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो काली क्रांति पेट्रोलियम, स्वर्ण क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, भूरी क्रांति चमड़ा, हरित खाद्यान्न, रजत अंडा कुक्कुट उत्पाद, गुलाबी झींगा मछली, प्याज और औषधि उत्पादन फार्मास्यूटिकल। तो कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? सोयाबीन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होती है। कहाँ है? ये रहा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे माना जाता है? तो गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? तो कोटा, भूटिया, मालासार, कुरुम्बा, कौन सी जनजाति है जो तमिलनाडु की मूल जनजाति नहीं है? तो भूटिया जनजाति। जो भूटिया जनजाति है ना, ये व्यापक रूप से अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और व्यंजनों के लिए जानी जाती है, और ये तमिलनाडु राज्य की मूल जनजाति नहीं है। ये भारत के
सिक्किम राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है। जो तमिलनाडु की कोटा जनजाति तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ियों में निवेश करती है। मालासर जनजाति केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। कुरुम्बा जनजाति भी तमिलनाडु की है, लेकिन जो ये अपनी कौन सी भूटिया जनजाति है ना, ये कहाँ की है? सिक्किम की। अगला प्रश्न है कि नागालैंड की कोन्याक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत महोत्सव को किस रूप में जाना जाता है? तो नागालैंड की कोन्याक जनजाति वसंत उत्सव में एक महोत्सव मनाती है। उसे जाना जाता है किस नाम से? उसे कहते हैं, वहां पर स्थानीय नाम मतलब पूछा गया है, तो एवलांग मोन्यू का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, एवलांग मोन्यू। तो एवलांग मोन्यू उत्तरी नागालैंड के कोन्याक जनजातियों का मुख्य त्योहार है और यह प्रत्येक वर्ष बसंत के मौसम में जब नए वर्ष की प्रथम फसल की जाती है, बुवाई की जाती है, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा त्योहार नागालैंड में अंगामी जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो अंगामी जनजाति नागालैंड, और इनके द्वारा त्योहार कौन सा मनाया जा रहा है? इसका नाम है सेक्रेनिये। सेक्रेनिये, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो नागालैंड की अंगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है प्रमुख, उसका नाम है सेक्रेनिये, और इसे शुद्धि उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो भक्तों के पिछले सभी पापों को मिटाने के लिए आयोजित किया जाता है, जिसमें उनके पुराने जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। और इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के साथ साथ पूरे गांव का नवीनीकरण और शुद्धिकरण करना होता है, पाप मुक्त करना होता है। तो अगला प्रश्न है कि सरहुल निम्न में से किस राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है? तो ये सरहुल जो पर्व है ये मनाया जाता है, जनजातीय पर्व है, और ये मनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो मिशिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो मिशिंग जनजाति के जो लोग हैं ये माजुली द्वीप पर निवास करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। मिशिंग जनजाति के लोग माजुली द्वीप पर निवास करते हैं, और जो माजुली द्वीप है ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? रंगमा, या रंगमा भी कहते हैं, बोंडा, लिम्बू या प्रनार। तो जो रंगमा जनजाति है ना, ये नागालैंड से संबंधित है। रंगमा नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक नागा जनजाति है। और नागालैंड में 16 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। तो नागालैंड में जो 16 मान्यता प्राप्त जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, अंगामी, एओ, चाखेसांग, चांग, दिमासा कचारी, यामिनीथन, कोन्याक, कुकी, लोथा, फोम, कोचरी, रेंगमा, संगतम, सुमी, इमचू और जेलियांग। यहाँ पर रेंगमा था। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शहरों में कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? तो कहाँ के संतरे फेमस हैं? नागपुर के। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? जो रानीखेत हिल स्टेशन है बहुत ही फेमस है, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है? तो पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं, बुनकरों का शहर पानीपत को कहते हैं, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को कहते हैं, और त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है। तो डैश को कश्मीर का सैफरॉन टाउन के रूप में जाना जाता है, जहाँ मतलब कि कश्मीर आपको पता है केसर होती है, तो किसे पर्टिकुलरली कहाँ पर, जो जिसे सैफरॉन टाउन ही कह देते हैं कि केसर का शहर ही है वो, कश्मीर के किस हिस्से को? तो पंपोर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पंपोर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के पुलवामा जिले में स्थित एक नगर है, और इसे कश्मीर के सैफरॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है और जहां सिटी पैलेस स्थित है? तो वेनिस ऑफ द ईस्ट है उदयपुर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उदयपुर को पूरब का वेनिस कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला इस शहर को प्राकृतिक रूप से समृद्ध और खूबसूरत बनाती है, और इस शहर को झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ भारत का चर्चित सिटी पैलेस स्थित है। अगला प्रश्न है, तो मोतियों का शहर, पिछला क्वेश्चन ये रहा, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। डी इसका सही जवाब है। मोतियों का शहर कहा जाने वाला हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य में मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है कि देवप्रयाग डैश के संगम में स्थित, मैंने आपको बताया भी था कि जो देवप्रयाग है ये किसके संगम पर स्थित है? तो दो नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी, आकर मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहीं से गंगा नदी बनती है। तो ऑप्शन डी अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग के संगम पर स्थित है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जहाँ संगम होता है उसे देवप्रयाग कहते हैं।
अलकनंदा और धौली गंगा, जिसे विष्णु गंगा कहते हैं, जहाँ पर संगम होता है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और पिंडार कर्णप्रयाग, जहाँ पर इस पर ना मैंने एक ट्रिक भी बताई हुई है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो गंगा नदी तंत्र वाली वीडियो देखना, वहाँ पर मैंने ना पूरा गंगा नदी का मैप बनाया हुआ है, और मैंने उस समय जब बनाया था तो मैंने पूरा अपना हाथ से स्केच किया था पूरा मैप, और व्यूज़ भी अच्छे हैं। और आप देखना उसको, वीडियो को जाकर, वहाँ पर आपको पूरा गंगा नदी समझ आ जाएगा। पूरा गंगा नदी तंत्र कैसे बनी, कहाँ से चालू हुई, ये गंगा नदी कहाँ कहाँ जाती है, किन शहरों में होकर जाती है, सब पढ़ाया हुआ है मैंने। तो अगला प्रश्न है कि जम्मू इसमें से किस नदी के तट पर स्थित है। तो जम्मू के स्टेशन पर आप जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है जम्मू तवी, तो तवी नदी के तट पर स्थित है। तो महानदी के तट पर कौन सा है, संबलपुर कटक। राप्ती नदी के तट पर है गोरखपुर, और तुंगभद्रा नदी के तट पर है कुर्नूल। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद है मूसी नदी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मदुरई शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जो मदुरई है ना, या जिसे मदुरई कहते हैं, ये वेगई नदी के तट पर स्थित है। बाकी जो ये नदी के तट है यहाँ पर, तो मदुरई देखिए वेगई की नदी पर है, औरंगाबाद कुवम नदी के, तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर स्थित है, और नेल्लोर पेन्नार नदी के तट पर स्थित है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है। कटक, गंगटोक, चेन्नई या कोलकाता। जो कोलकाता है, ये हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। कोलकाता हुगली नदी पर, कटक महानदी पर, गंगटोक रानीपुर नदी पर, और चेन्नई कुवम, जिसे अड़यार नदी कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।